Hey, knowledge का monster. What? Problems को crush करो, success को rush करो. Demolisher. Exam की pressure में ना करो surrender. Demolisher है सबका defender. Formulas भूल गए concepts weak हैं. DD के साथ all problems obsolete हैं. 3, 2, 1, let's demolish. Doubts को करो finish. 3, 2, 1, let's accomplish. Dreams को करो polish. Doubt demolisher. Toppers का teacher. Score high, fly higher. Knowledge का fire never expire. Doubt demolisher. Doubt demolisher. Everybody talk now. Confusion का cloud, mind में है stuck. DD के videos guarantee है good luck. Flip करो, watch करो, notes बनाओ. Doubts को goodbye, success को hello बुलाओ. Tick tick boom, demolish the doubt. Tick tick boom, figure it out. Tick tick boom, rise and shine. Tick tick boom, it's DD time. हेलो एवरीवन। तो आखिरकार हम रिवोल्ट 1857 तक पहुंच ही गए। जब जुल्म हद से बढ़ जाता है तो बगावतें जन्म लेती है, और यही हुआ 1857 के रिवोल्ट के साथ। ये सिर्फ एक सिपाही विरोध नहीं था, बल्कि एक बड़ा सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक तूफान था जो अंग्रेजों की नींव हिला गया। आपने सुना ही होगा बैटल ऑफ प्लेसी के बारे में, 1757। ये वही जंग थी जिसमें ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने बंगाल के कंट्रोल को अपने अंडर ले लिया, और धीरे धीरे उसके बाद पूरे भारत पर कब्जा जमाना शुरू किया। 1857 तक आते आते हर एक तबका, सिपाही, किसान, जमींदार, कारीगर, धर्मगुरु, सभी ब्रिटिश राज से परेशान हो गए थे। और जब एक छोटी सी चिंगारी लगी तो पूरा भारत आग बन गया। हमने देखा पिछले वीडियोस में कि कैसे बहुत सारी अपराइजिंग्स उठ रही थी भारत के डिफरेंट रीजन्स में। हमने पीजेंट अपराइजिंग्स देखी, हमने ट्राइबल अपराइजिंग्स देखी, हमने सिविल अपराइजिंग्स देखी, हमने सोल्जर्स की अपराइजिंग्स देखी। तो हर एक फर्द, हर एक तबका जो है अंग्रेजों से बहुत ज्यादा तंग आ चुका था। और फिर एक दिन क्या हुआ? रिवोल्ट 1857 हुआ। रिवोल्ट 1857 किसी एक वजह से नहीं, बल्कि कई वजूहात से हुआ। इन्हें इकोनॉमिक, पॉलिटिकल, सोशल, रिलीजियस, एडमिनिस्ट्रेटिव और मिलिट्री व्यू पॉइंट से समझा जा सकता है। तो हम काजेस देखते हैं, ये रिवोल्ट 1857 क्यों हुआ। पहले जो हम काजेस एक्सप्लोर करेंगे वो इकोनॉमिक काजेस है। भूखा किसान और बेबस कारीगर। अंग्रेजों ने भारत का इकोनॉमिक स्ट्रक्चर बर्बाद कर दिया। हैवी टैक्सेशन, अनफेयर लैंड रेवेन्यू सिस्टम और ब्रिटिश गुड्स का प्रमोशन। पीजेंट्स पर भारी टैक्स लगाया गया, जिससे देने के लिए उनको सूदखोरों, मनी लेंडर्स के पास जाना पड़ता था। जब वो कर्जे नहीं चुका पाए तो उनकी जमीनें छीन ली गई। इंडियन हैंडीक्राफ्ट्स इंडस्ट्री बिल्कुल खत्म हो गई और ब्रिटिश ने उनकी जगह अपने मशीन मेड गुड्स को प्रमोट किया। अवध के 21,000 तालुकदार्स की जमीनें छीन ली गई। उन्हें ब्रिटिश के खिलाफ लड़ने का एक सॉलिड रीजन मिल गया। तो ये थे इकोनॉमिक काजेस। पॉलिटिकल काजेस भी थे। अंग्रेजों की लालची राजनीति, ब्रिटिश पॉलिसी जैसे डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स, सब्सिडरी अलाइज, इन सब पॉलिसीज ने इंडियन रूलर्स को रुलाने पे मजबूर कर दिया। बहुत से हिंदू राजाओं को उनके राजगद्दी से हटा दिया गया, और सबसे बड़ी इंसल्ट जो है मुगल बादशाह बहादुर शाह जफर की हुई, जिसे ब्रिटिश ने कहा कि उनका वंश अब दिल्ली के लाल किले तक सीमित रहेगा। रूलर्स का गिरना सिर्फ यही तक सीमित नहीं था, इससे बहुत सारे लोग प्रभावित हुए। बहुत सारे सामाजिक वर्ग जैसे पोइट्स, स्कॉलर्स, आर्टिजन्स, तो ये सब इनसे जुड़े हुए थे, कॉज इनको पैट्रोनेज मिलता था इन रूलर्स की वजह से। तो जब रूलर ही नहीं रहा तो बाकी तबके भी जो है वो भी खस्ताहाली में चले गए। पॉलिटिकल काजेस के बाद एडमिनिस्ट्रेटिव काजेस, करप्शन और अन्याय था हर तरफ। कंपनी रूल का सबसे बड़ा प्रॉब्लम था भ्रष्टाचार। पुलिस और लोअर ऑफिसर्स जो है वो रिश्वतखोरी में डूब गए थे। कानूनी व्यवस्था जो थी वो अंग्रेजों के फेवर में थी, और किसी भारतीय को न्याय मिलना मुश्किल था। लोकतांत्रिक व्यवस्था जो है उनका कोई नामो निशान नहीं था। सब कुछ एक फॉरेन पावर के कंट्रोल में था। तो क्या करते? रिवोल्ट तो होना ही था। उसके बाद अगर हम सोशो रिलीजियस काजेस देखें, धार्मिक और सांस्कृतिक
जो हस्तक्षेप है वो देखे तो ब्रिटिश ने हिंदू और मुस्लिम धार्मिक मामलों में दखल देना शुरू किया। मंदिरों और मस्जिदों की लैंड को टैक्स के अंडर ला दिया। रिलीजियस डिसेबिलिटीज एक्ट लाया गया, रिलीजियस डिसेबिलिटीज एक्ट 1856। इसके तहत हिंदुओं के धार्मिक जो नियम है वो बदलने की कोशिश की गई। मिशनरीज का काम भी साइड में चल रहा था। लोगों ने समझा कि ब्रिटिश उनका धर्म बदलवाना चाहते हैं। एक पंडित और एक मौलवी मिले, दोनों बोले अंग्रेज सिर्फ जो है हमारी रीति रिवाजों पर टैक्स नहीं लगा रहे हैं बल्कि हमारी सोच पर भी लगा रहे हैं। उसके बाद अगर हम मिलिट्री काज देखेंगे तो इंडियन सिपाही जो है वो ब्रिटिश सोल्जर्स से कम तनख्वाह लेते थे। प्रमोशंस में भी भेदभाव होता था और काला पानी का डर भी था। भारतीय सिपाहियों को समंदर पार भेजने की बात हुई जो धार्मिक रूप से जो है उनके लिए बहुत अस्वीकार था। और उसके बाद एक चिंगारी लगी। ये सब काज तो बैकग्राउंड में चल ही रहे थे। और उसके बाद एनफील्ड राइफल ग्रीसेड कैटरेज जो गाय और सूअर की चर्बी से बनी थी, इसने आग में घी डाल दिया। जब सिपाहियों ने इसे इस्तेमाल करने से मना किया तो उन्हें कोर्ट मार्शल कर दिया गया। तो उसके बाद क्या हुआ, चिंगारी कैसे लगी, ये बात समझनी यहाँ पे जरूरी है कि रिवोल्ट 1857 का विरोध जो है वो एक दिन में नहीं हुआ। ये असल में भारत की जो सिपाही थे उनकी बरसों से चलती आई नाराजगी का एक विस्फोट था। हाँ, अब सवाल ये है कि ये नाराजगी क्यों थी। हमने वो देखा कि बेअदल अंग्रेजी नीतियां थी। ब्रिटिश ने सिपाहियों के साथ एक गोरा काला भेदभाव किया था। अंग्रेज अफसरों को ज्यादा तनख्वाह और सुख मिलता था जबकि भारतीय सिपाही सिर्फ एक नौकर की तरह समझा जाता था। सामाजिक और धार्मिक छेड़छाड़ भी होती रही। अंग्रेज सिपाहियों को क्रिश्चियनिटी अपनाने के लिए मजबूर कर रहे थे। इस वजह से हिंदू और मुस्लिम दोनों परेशान थे। आर्थिक शोषण भी था। ब्रिटिश ने जो है जमींदारों और किसानों से जमीनें छीन ली थी जो गरीबी और बेरोजगारी का बड़ा सबब बना। और फिर आई वो चिंगारी जिसने आग भड़का दी। तो आटे में हड्डी का चूरा और कार्ट्रिज जो है उनका जमेला समझते हैं। एक अफवाह फैलती है यहाँ पे कि जो नए राइफल्स लाए गए एनफील्ड राइफल्स, उनके कार्ट्रिज के ऊपर जो ग्रीस लगाई गई है वो गाय यानी काऊ और सुअर पिग की चर्बी से बना है। हिंदुओं के लिए गाय पवित्र थी और मुसलमानों के लिए सूअर नापाक था। जब ब्रिटिश ने इस पर ध्यान नहीं दिया तो ये सिर्फ एक रिलीजियस इशू नहीं रहा बल्कि एक इज्जत और अस्मिता का मुद्दा बन गया। सिपाहियों को ऐसा महसूस होने लगा कि उनके धर्म को नष्ट करने की साजिश हो रही है। जब इंसान की रोटी इज्जत और धर्म पर वार हो तो वो लड़ाई के लिए मजबूर हो जाता है। तो मेरठ से मशाल जली। मेरठ जो दिल्ली से सिर्फ 58 किलोमीटर दूर था, 10 मई 1857 को विरोध का पहला बड़ा गढ़ बन गया। पहले बैरकपुर वेस्ट बंगाल में मंगल पांडे ने 34th नेटिव इन्फेंट्री के अफसर पर गोली चला दी। और ये सिर्फ एक गोली नहीं थी, ये आजादी की तलाश की आवाज थी। उनको 8 अप्रैल को फांसी दे दी गई मगर चिंगारी बुझी नहीं। 7 मई को अवध रेजिमेंट के 7 सिपाहियों ने भी जो है अफसरों की जो बात है, ऑफिसर्स की जो बात है वो मानने से इनकार कर दिया। और 9 में 3rd नेटिव कैवलरी के 85 सिपाहियों ने ग्रीसेड कार्ट्रिजेस लेने से इनकार कर दिया। ब्रिटिश ने उन्हें 10 साल की जेल और हत्याकांड दे दी। ये तूफान का पहला इशारा था और अगले ही दिन 10 मई को सिपाहियों ने ब्रिटिश जेल तोड़ा, ऑफिसर्स को मार दिया और बगावत का झंडा लेकर दिल्ली की तरफ निकल गए और दिल्ली चलो की आवाज हर तरफ गूंजने लगी। उसके बाद वो जब दिल्ली पहुंचे और बहादुर शाह को इस रिवोल्ट का लीडर चुना गया, बहादुर शाह जफर का चुनाव हो गया। तो ये क्यों किया गया? सोच समझ कर किया गया। क्यों? जब इतने सारे सिपाही लड़ रहे थे तो उनका लीडर कौन होगा, ये सवाल तब उठा।
रेवोल्यूशन का एक उसूल होता है, हर आंदोलन को एक लीडर चाहिए होता है। बहादुर शाह जफर मुगल सल्तनत के आखिरी बादशाह थे जो असल में ब्रिटिश की पेंशन पर जी रहे थे। एक असली शासक नहीं बल्कि एक सिंबल बन गया। मुगल नाम सिर्फ एक नाम नहीं था बल्कि एक भारतीय एकता का प्रतीक था, इसीलिए उसको लीडर चुना गया। रेबल्स ने सिर्फ एक सिपाही विरोध नहीं किया था बल्कि ब्रिटिश शासन का विरोध करने का एक राष्ट्रीय संदेश भेजा। विरोध में जो है जनता ने क्या भूमिका निभाई, लोगों ने क्या रोल निभाया, ये सिर्फ एक सिपाहियों की बगावत नहीं थी जो मैं आपको बोल रहा हूं, बल्कि एक जन आंदोलन बन गया। किसानों ने, जमींदारों ने ब्रिटिश अफसरों की कोठियां जला दी। आर्टिजन शॉपकीपर्स ने ब्रिटिश गुड्स का बाइकॉट शुरू कर दिया और पुजारियों ने देशभक्ति के भाषण दिए। और एक एस्टिमेट के मुताबिक सिर्फ अवध में 1,50,000 लोग मरे, जिनमें 1 लाख आम नागरिक थे। और ये इस बात का सबूत है कि ये सिर्फ सिपाहियों का नहीं बल्कि एक जनता का विरोध था। यहां तक जो भी फैक्ट्स हमने देखे उनका एक रिकैप लेते हैं। 22 जनवरी 1857 ग्रीसेड कैटरी जिसकी जो है अफवाह फैलने लगी। फरवरी 1857 में बैरकपुर में 19th नेटिव इन्फेंट्री ने कैटरेज रिफ्यूज किया। 29 मार्च 1857 मंगल पांडे ने बैरकपुर में विरोध किया। 8 अप्रैल 1857 मंगल पांडे को फांसी दी गई। 24 अप्रैल 1857 मेरठ में जो है 3rd नेटिव कैवलरी के सिपाहियों ने कार्ट्रिजेस लेने से मना किया। 9 मई 1857 85 सिपाहियों को जेल और हत्याकांड मिली। और 10th मई 1857 में मेरठ में जो है पहला विरोध ऑफिसर्स को मारा गया और सिपाही दिल्ली की तरफ भागे। 11th मई 1857 बहादुर शाह जफर को बादशाह बनाया गया। दिल्ली में ब्रिटिश अफसर मारे गए और 1 महीने के अंदर विरोध बिहार, अवध, पंजाब और सेंट्रल इंडिया तक फैल गया। इसके बाद क्या हुआ? 1857 का गद्दर जो है आजादी की पहली जंग थी या बस एक बगावत? 1857 का विरोध सिर्फ एक बगावत नहीं थी बल्कि एक ऐसी क्रांति थी जो ब्रिटिश रूल को हिला देने के लिए काफी थी। इसको फर्स्ट वार ऑफ इंडिपेंडेंस भी कहा जाता है और इसके पीछे सिर्फ एक वजह नहीं थी बल्कि कई इकोनॉमिक, पॉलिटिकल, सोशल और मिलिट्री रीजंस थे जो हमने अभी देखे। ये जो रिवोल्ट था इसके बहुत सारे स्टॉर्म सेंटर्स बन गए। बहुत जगहों पे डिफरेंट लीडर्स उभर के आए जिन्होंने इस रिवोल्ट की लीडरशिप को संभाला। तो हम उन लीडर्स को जानने की कोशिश करते हैं। तो बहादुर शाह जफर जो है वो नॉमिनल लीडर था इस रिवोल्ट का। दिल्ली में इस बगावत का जो नॉमिनल लीडर था वो बहादुर शाह जफर था, लेकिन असल में कमांड एक कोर्ट ऑफ सोल्जर्स के हाथ में थी वहां पे, जिसमें जनरल बख्त खान लीड कर रहे थे। कोर्ट स्ट्रक्चर कैसा था वहां पे? 10 लोग इस कोर्ट में थे और 6 आर्मी से और 4 सिविलियन से। तो बहादुर शाह जफर एक वीक एम्परर थे। बुढ़ापे और लीडरशिप की कमी की वजह से वो रिवोल्ट को मजबूत डायरेक्शन नहीं दे सके। अगर हम कानपुर की बात करें तो कानपुर का बवाल अगर देखें तो नाना साहब की लीडरशिप में था। तो नाना साहब जो पिछले पेशवा बाजीराव सेकंड के अडॉप्टेड सन थे, कानपुर में रिवोल्ट को लीड कर रहे थे। और ब्रिटिश का एंड जो है सर हग व्हीलर ने 1857 को सरेंडर किया, लेकिन उसी दिन मार दिए गए। नाना साहब ने अपने आप को पेशवा डिक्लेयर कर दिया और बहादुर शाह जफर को इंडिया का एम्परर मानते हुए अपने आप को उनका गवर्नर अनाउंस कर दिया। लखनऊ की बात करें तो लखनऊ के जो है लखनऊ का लहू भरा इतिहास था। बेगम हजरत महल थी वहां पे। लखनऊ में जून 4, 1857 को जो है रिवोल्ट स्टार्ट हुआ और यहाँ बेगम हजरत महल ने लीडरशिप संभाली। उन्होंने अपने बेटे बिरजिस कादिर को नवाब डिक्लेयर कर दिया। हिंदू मुस्लिम एकता जो है वो गवर्नमेंट में मुस्लिम्स और हिंदूज जो है वो दोनों इक्वल पोजीशंस उनको मिली यहाँ पे। किसकी गवर्नमेंट में? बेगम हजरत महल की गवर्नमेंट में। ब्रिटिश की मुश्किलात बढ़ गई। सर हेनरी लॉरेंस और ब्रिटिश रेसिडेंट्स को रेसिडेंसी में बंद होकर रहना पड़ा। और सर कोलिन कैंपबेल जब उनकी वापसी हुई तो 1858 में ब्रिटिश ने लखनऊ रिकवर कर लिया, लेकिन गुरिल्ला वारफेयर सितंबर तक यहाँ चला। उसके बाद अगर हम बरेली में देखेंगे तो खान बहादुर का जो
आक्रामक जोश था यहाँ पे। जो रोहिलखंड के पुराने रूलर्स के वंशज थे खान बहादुर, उन्होंने बरेली में रिवोल्ट को लीड किया। ब्रिटिश के दिए पेंशन से वो खुश नहीं थे, इसलिए 40,000 सोल्जर्स की आर्मी खड़ा की। ब्रिटिश को यहाँ बहुत स्ट्रांग रेजिस्टेंस मिली। उसके बाद अगर हम बिहार को देखें तो बिहार का जो शमशेरबाज था कुंवर सिंह, जगदीशपुर के जमींदार कुंवर सिंह, जो 70 साल के थे, अपने इलाके के लोगों के साथ लड़ने आए। ब्रिटिश ने उनकी जमीन छीन ली थी और यही उनका बड़ा गुस्सा था। उन्होंने जो है दीनापुर के सिपाहियों को ज्वाइन किया और अंग्रेजों के खिलाफ जंग छेड़ी। अवध में अगर देखें तो वहां मौलवी अहमदुल्ला लड़ रहा था, वो लीडर था। मद्रास के मौलवी अहमदुल्ला ने फैजाबाद में ब्रिटिश के अगेंस्ट जंग लड़ी। आगे चलकर अवध रिवोल्ट के एक बड़े लीडर बन के उभरे। फिर अगर हम देखेंगे द मोस्ट इंपॉर्टेंट लीडर ऑफ दिस रिवोल्ट, दैट इज झांसी की शान रानी लक्ष्मीबाई। झांसी की रानी लक्ष्मीबाई जो रिवोल्ट की एक सबसे जबरदस्त लीडर थी, उन्होंने अपनी प्रजा और सेना को लीड किया। डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स का नतीजा जो है, लॉर्ड डलहौजी ने झांसी को ब्रिटिश एम्पायर का हिस्सा बनाने का प्लान बनाया, क्योंकि रानी का कोई बायोलॉजिकल बेटा नहीं था। रानी का जवाब था, मैं अपनी झांसी नहीं दूंगी। नाना साहब के साथी जो थे तांतिया तोप, उन्होंने भी रानी का साथ दिया और रानी गैवलर पहुंची, जहां उनको भारतीय सोल्जर्स का सपोर्ट मिला। बट ब्रिटिश ने गैवलर फिर से कैप्चर कर लिया और हग रोज ने रानी लक्ष्मीबाई को मार गिराया और वो चली गई। हग रोज के का कहना है, जिन्होंने रानी झांसी को मारा, उनका कहना है कि ये जो औरत थी इस रिवोल्ट में, शी वाज द ओनली मैन अमंग द रेबल्स। मतलब अगर कोई था लीडर इस रिवोल्ट में तो वो रानी लक्ष्मी बाई थी, जिन्होंने डट के लड़ा। ओके, तो हमें जो है शाहमल भी इस रिवोल्ट में देखने को मिलता है। शाहमल कौन था? यूपी के बगपत के शाहमल थे। वो एक आदमी थे, एक आम किसान थे, और उन्होंने 84 विलेजेस के लोगों को लेकर अंग्रेजों के अगेंस्ट रेजिस्टेंस दिखाई, गुरिल्ला वारफेयर का यूज किया। शाहमल और उनके लोग जो है सरकारी बिल्डिंग्स तोड़ देते थे, ब्रिजेस खत्म कर देते थे और ब्रिटिश की कम्युनिकेशन कट कर देते थे। तो ब्रिटिश का कातिलाना अटैक हुआ जुलाई 1857 में। ब्रिटिश ऑफिसर दुनलप ने उनको मार दिया। कहते हैं उनका सर काट कर दिखाया गया ताकि लोग डरे। तो जो भी हमने अभी तक फैक्ट्स देखे उनका रिकैप लेते हैं। दिल्ली में नॉमिनल लीडर बहादुर शाह जफर, लेकिन रियल पावर जनरल बख्त खान के हाथ में थी। कानपुर में नाना साहब ने लीड किया और अपने आप को पेशवा घोषित किया। लखनऊ में बेगम हजरत महल ने रिवोल्ट लीड किया। झांसी में रानी लक्ष्मीबाई ने हीरोइक फाइट दी, तांत्या तोप ने साथ दिया। बिहार में कुंवर सिंह ने जो है सेनापति बनकर रिवोल्ट को आगे बढ़ाया। शाहमल ने बगपत में रिवोल्ट ऑर्गेनाइज किया और गुरिल्ला वारफेयर चलाए, और 1858 में ब्रिटिश क्राउन का डायरेक्ट रूल आया और ईस्ट इंडिया कंपनी खत्म हो गई। अब आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि 1857 का जो ये रिवोल्ट है उसको कैसे सप्रेस किया गया। जब 1857 का विरोध शुरू हुआ तो ब्रिटिश ने इनिशियली वो कंफ्यूज हो गए, लेकिन धीरे धीरे उन्होंने अपनी मिलिट्री पावर को इस्तेमाल करके इसे कंट्रोल करना शुरू किया। और सितंबर 20, 1857 को दिल्ली को कैप्चर करना एक टर्निंग पॉइंट था, और इसके बाद रिवोल्ट धीरे धीरे कोलैप्स होने लगा। अगर हम दिल्ली की बात करें तो जॉन निकोलसन ब्रिटिश फोर्स का लीडर था, जिन्होंने जो है सिege के दौरान बुरी तरह घायल होकर बाद में वो मौत के हकदार हो गए। ओके, वो यहाँ पे जो है जब वो दिल्ली को कब्जा करने के लिए आते हैं, यहाँ पे कंट्रोल जमाने आते हैं, कौन? जॉन निकोलसन, तो वो यहाँ पे जख्मी होते हैं और वो फिर मर जाते हैं। बहादुर शाह जफर को ब्रिटिश ने गिरफ्तार कर लिया और उसके शहजादों को, जो हुडसन था, ल्यूटेंट हुडसन, उसने बिना किसी ट्रायल के पब्लिकली गोली मार दी। मुगल एम्पायर का ऑफिशियल एंड हो गया और बहादुर शाह जफर को रंगून बर्मा भेज दिया गया, जहां 1862 में उनकी मौत हो गई। बाकी शहरों में क्या हो गया? कानपुर की बात करें तो दिसंबर 6, 1857 को सर कोलिन कैंपबेल ने कानपुर को दोबारा ब्रिटिश कंट्रोल में ले लिया। नाना साहब नेपाल भाग गया और उसके बाद उसके बारे में कोई खबर नहीं मिली। झांसी का क्या हुआ? झांसी की रानी लक्ष्मीबाई जून 1858 में बैटल फील्ड पर लड़ते हुए शहीद हो गई। झांसी को हगरोज ने वापस ब्रिटिश कंट्रोल में ले लिया। लखनऊ ब्रिटिश ने लखनऊ पर दोबारा कब्जा कर लिया, जिसमें बेगम हजरत महल को नेपाल
भागना पड़ा। तांत्या तोप जंगल में छुप गया, लेकिन अप्रैल 1859 में पकड़ा गया और फिर उसको मार दिया गया। बख्त खान, कुंवर सिंह, राव साहेब, मौलवी अहमदुल्ला सभी या तो मार दिए गए या भाग गए। क्या नतीजा निकला कि 1859 तक ब्रिटिश ने पूरी तरह से रिवोल्ट को दबा दिया और जिन्होंने रिवोल्ट में हिस्सा लिया उनको या तो मार दिया गया या एग्जाइल कर दिया गया, और ब्रिटिश ने मिलिट्री और एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स लेकर जो है नया आगाज किया। 1857 की क्रांति क्यों असफल रही, इसके बारे में थोड़ा सा देखते हैं। क्यों ये फेल हुई? पहला रीजन, सभी क्लासेस ने साथ नहीं दिया। जमींदार की बात करें तो ब्रिटिश से उनका फाइनेंशियल इंटरेस्ट जुड़ा था, इसलिए उन्होंने रिवोल्ट को सपोर्ट नहीं किया। बिजनेसमैन एंड मनी लेंडर्स की बात करें तो उनका भी फायदा ब्रिटिश के साथ था, क्योंकि उनको ब्रिटिश ने प्रोटेक्शन दी हुई थी। एजुकेटेड इंडियंस की बात करें, वो रिवोल्ट को बैकवर्ड मूवमेंट समझते थे, क्योंकि उनको ब्रिटिश से मॉडर्नाइजेशन की उम्मीद थी। प्रिंसली स्टेटस, कई इंडियन रूलर्स जो है ब्रिटिश के साथ खड़े हुए, जैसे सिंधिया ऑफ गैवलर, होलकर ऑफ इंडोर, महाराजा ऑफ कश्मीर। ओके। दूसरा काज जो है ऑल इंडियन पार्टिसिपेशन की कमी। रिवोल्ट पूरे भारत में नहीं फैला, ईस्टर्न, वेस्टर्न और साउदर्न इंडिया इसे मोस्टली अनअफेक्टेड रहे। पहले एक छोटी छोटी अपराइजिंग्स ब्रिटिश ने ब्रूटल तरीके से दबा दी, तो इसलिए कई लोग डर गए। तीसरा रीजन, पूरी तरह से तैयारी नहीं थी, पुअर ऑर्गेनाइजेशन और कोऑर्डिनेशन थी। कोई सेंट्रल लीडरशिप नहीं थी, सभी लीडर्स अपने एरिया में अलग अलग लड़ रहे थे। नाना साहेब, तांत्या तोप, लक्ष्मीबाई, कुंवर सिंह, ये सब ब्रिटिश जनरल्स के अगेंस्ट मिलिट्री स्ट्रैटेजी में पीछे रहे। चौथा रीजन, मॉडर्न वेपन्स का अभाव। भारतीय सिपाही तलवार, बल्ला और आउटडेटेड बंदूकों से लड़ रहे थे, जबकि ब्रिटिश आर्मी के पास लेटेस्ट एनफील्ड राइफल्स और मॉडर्न आर्टिलरी थी। ब्रिटिश इलेक्ट्रिक टेलीग्राफ का यूज करते थे, जिससे उनको रेबल मूवमेंट्स का रियल टाइम अपडेट मिलता था। और एक रीजन, कोई क्लियर आइडियोलॉजी नहीं थे। रिवोल्ट के फाइटर्स का कॉमन गोल नहीं था, किसी नए पॉलिटिकल या सोशल सिस्टम का अल्टरनेटिव विजन नहीं था। आज का नेशनलिज्म उस वक्त डेवलप नहीं हुआ था, इसलिए लोग उतने यूनाइटेड नहीं थे। यहाँ हमें एक पॉजिटिव बात देखने को मिलती है, दैट इज द हिंदू मुस्लिम यूनिटी फैक्टर। एक इंटरेस्टिंग चीज यहाँ पे हमें देखने को मिली इस रिवोल्ट में, ये रिवोल्ट कम्युनियल नहीं था। हिंदू और मुस्लिम मिलकर लड़े, सभी ने बहादुर शाह जफर को अपना जो है साम्राज्यिक नेता माना, और मिर्टू के हिंदू सिपाहियों का पहला रिएक्शन था कि दिल्ली जाओ और मुगल एम्परर को सपोर्ट करो। बहुत जगह रिवोल्ट सक्सेसफुल होने पर काउसलाहर बैन कर दिया गया, ताकि सभी लोग एक साथ रह सके। नाना साहब को जो है एडवाइजर अजीमुल्ला खान, नाना साहब का एडवाइजर जो है वो अजीमुल्ला खान था, और लक्ष्मीबाई के अफगान सिपाही भी थे। लेकिन फिर क्या हुआ, ब्रिटिश ने डिवाइड एंड रूल पॉलिसी शुरू कर दी, जिससे हिंदू मुस्लिम यूनिटी को तोड़ दिया गया, और 1857 के रिवोल्ट के बाद कम्युनल टेंशन्स को भड़काया गया, जो आगे जाके ब्रिटिश रूल का एक मेजर टूल बन गया। तो 1857 की क्रांति एक फेलियर थी, लेकिन इसने पहली बार इंडियंस को यह सिखाया कि ब्रिटिश रूल के खिलाफ एक साथ आने की जरूरत है। इस रिवोल्ट ने आगे चलकर 20th सेंचुरी का नेशनलिज्म डेवलप हुआ इस रिवोल्ट से। ओके। हिंदुस्तान का पहला बड़ा एंटी कॉलोनियल स्ट्रगल ये रिवोल्ट था, और इससे ब्रिटिश समझ गए कि इंडियंस को मिलकर रूल करने के बजाय डिवाइड करना पड़ेगा। द रिवोल्ट ऑफ 1857 वाज द फर्स्ट ग्रेट स्ट्रगल ऑफ द इंडियन पीपल फॉर फ्रीडम। तो कुछ फैक्ट्स का रिकैप लेते हैं। दिल्ली को कैप्चर किया गया 20 सितंबर 1857 को। जॉन निकलसन ने वो लीडर था, और बहादुर शाह जफर को अरेस्ट किया गया। कानपुर को रिकैप्चर किया गया 6 दिसंबर 1857 में सर कोलिन कैंपबेल ने, और नाना साहब को जो है वो नेपाल उसको भागना पड़ा। झांसी बैटल जून 1858, हागरोज वर्सेस रानी लक्ष्मीबाई, रानी झांसी किल्ड इन बैटल। तांत्या तोप कैप्चर्ड अप्रैल 1859, ब्रिटिश फोर्सेस ने इनको पकड़ा और एग्जीक्यूट किया। रिवोल्ट एंड हुआ 1859 में, ब्रिटिश गवर्नमेंट ने इसको एंड किया, और फिर उसके बाद फुल ब्रिटिश कंट्रोल हमें देखने को मिला। तो अब हम आगे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं हम कि 1857 का गद्दर एक म्यूटिनी थी या क्रांति। सबसे पहले मैं आपको एक बात बोलना चाहता हूं कि ब्रिटिश हिस्टोरियन सर जॉन सीले ने कहा था कि ये सिर्फ एक सेल्फिश सिपाही म्यूटिनी थी,
जिसमें न लीडरशिप थी न पब्लिक सपोर्ट था, मतलब सिर्फ सिपाही गुस्से में आए और ब्रिटिश के खिलाफ उठ गए। लेकिन सच तो कुछ और ही था, वो आपको पता ही है। तो चलो अब हम आते हैं गदर पे। तो ये सिपाही मिटनी थी या क्रांति थी, तो इस जो डिफरेंट हिस्टोरियंस है वो अपना डिफरेंट पर्सपेक्टिव रखते हैं। तो पहला व्यू क्या है कि एक मिलिट्री आउटब्रेक था। डॉक्टर के दत्ता का कहना है, उनका कहना है कि ये रिवोल्ट मेनली एक मिलिट्री अपराइजिंग था, जिसमें कुछ नवाबों जमींदारों ने अपने फायदे के लिए हाथ मिलाया। बट दिक्कत ये थी कि अलग अलग जगह पे रिवोल्ट का कोई कोऑर्डिनेशन नहीं था, कोई सेंट्रल लीडरशिप नहीं थी, वीकनेस थी, पुअर ऑर्गेनाइजेशन थी और लोकलाइजर नेचर था। सोचो, एक क्रिकेट टीम है जिसमें सब प्लेयर्स अपनी अपनी स्ट्रेटेजी पे खेल रहे हैं, कोई प्रॉपर प्लानिंग नहीं है, तो क्या मैच जीत सकते हैं? नहीं। तो बस ऐसा ही 1857 का रिवोल्ट भी था। दूसरी व्यू जो है वो है दिस वाज द फर्स्ट वार ऑफ इंडिपेंडेंस। ये किसका कहना है? वीडी सावरकर का। वीडी विनय दामोदर सावरकर का कहना है कि ये फर्स्ट वार ऑफ इंडिपेंडेंस था। उन्होंने 1909 में इस रिवोल्ट को फर्स्ट वार ऑफ इंडिपेंडेंस कहा। उनका कहना था कि ये रिवोल्ट एक नेशनलिस्ट मूवमेंट था जो सेल्फ रूल के लिए लड़ा गया। लोगों में ब्रिटिश के खिलाफ गुस्से का एक बड़ा वेव था और यही आने वाली आजादी की लड़ाई का बीज था। सावरकर का ये कहना है कि एक प्लानड स्ट्रगल था, पर क्वेश्चन ये उठता है कि अगर ये प्रॉपर प्लानड होता तो क्या ये फेल होता? मे बी। तो तीसरा व्यू क्या है? ये ना पहला था, ना नेशनल था, ना इंडिपेंडेंस की लड़ाई थी। ये किसका कहना था? आरसी मुजम्मदार का। मुजम्मदार साहब ने कहा है कि ज्यादा जगह पे लोग इसके हिस्से भी नहीं बने थे। साउदर्न इंडिया काफी हद तक इस रिवोल्ट से अलग रहा। लीडर्स का अपना अपना पर्सनल इंटरेस्ट था, कोई एक कॉमन गोल नहीं था। तो यहाँ एक बड़ा सवाल उठता है, अगर एक रिवोल्ट पूरे इंडिया में नहीं फैला तो क्या उसे नेशनल मूवमेंट कहना सही होगा? उसके बाद मार्क्स हिस्टोरियन का व्यू ये है कि हिस्टोरियन का कहना ये है, मार्क्स हिस्टोरियंस का, कि ये एक किसानों और सिपाहियों की जो है साझेदारी थी जो फ्यूडल और ब्रिटिश ऑपरेशन के खिलाफ थी। बट लीडर्स तो फ्यूडल ही थे। जो लीडर्स ब्रिटिश रूल से आजादी चाह रहे थे वो खुद फ्यूडल लॉर्ड भी थे। नेहरू का व्यू है कि ये फ्यूडल रिवोल्ट था। नेहरू जी ने कहा कि ये एक मेनली फ्यूडल अपराइजिंग था जिसमें कुछ नेशनलिस्ट एलिमेंट्स भी थे। मतलब ये सिर्फ जमींदारों और राजाओं की लड़ाई नहीं थी, लेकिन नेशनलिज्म का भी छोटा सा रंग था। ये रिवोल्ट जो है ऐसा था नहीं था। तो मैंने आपको बहुत सारे पर्सपेक्टिव्स दिए, डिफरेंट हिस्टोरियंस और थिंकर्स का जो कहना है इस रिवोल्ट में वो हमने देखा। ओके, अब आते हैं कॉन्सिक्वेंसेस पे। कॉन्सिक्वेंसेस पे आते हैं तो उसके बाद क्या हुआ? रिवोल्ट 1857 के बाद क्या हुआ? रिवोल्ट 1857 के बाद ये हुआ कि ब्रिटिश ने सीखा कि हमें अपनी पॉलिसीज को चेंज करना है। कंपनी रूल खत्म कर दिया गया 1858 में। ब्रिटिश क्राउन ने डायरेक्ट कंट्रोल ले लिया। क्वीन विक्टोरिया का प्रोक्लेमेशन देखने को मिला। इंडियन रूलर्स को बोला तुम्हारी गद्दी अब सुरक्षित है, इंडियंस के रिलीजियस राइट्स प्रोटेक्ट होंगे और गवर्नमेंट जॉब्स में इंडियंस को चांस मिलेगा। पर रियलिटी में बैरियर्स तो थे। डिवाइड एंड रूल, पहले बंगाल आर्मी पर ज्यादा भरोसा था, पंजाब, गोरखा और पठान्स को रिक्रूट किया गया क्योंकि ये लोग ब्रिटिश के ज्यादा लॉयल रहे थे। तो समरी लेते हैं। ओके, मिलिट्री आउटब्रेक कौन कहता है इस रिवोल्ट को? के दत्ता। फर्स्ट वार ऑफ इंडिपेंडेंस कौन कहता है? वीडी सावरकर। नॉट नेशनल, नॉट फर्स्ट वार ऑफ, नीदर फर्स्ट वार ऑफ इंडिपेंडेंस नॉर फर्स्ट वार ऑफ इंडिपेंडेंस, नीदर नॉर, ये कौन कहता है? आरसी मुजम्मदार। सोल्जर पीजेंट रिवोल्ट कौन कहते हैं? मार्क्स हिस्टोरियंस। फ्यूडल रिवोल्ट विद नेशनल एलिमेंट्स कौन कहते हैं? नेहरू जी। तो हर हिस्टोरियन का अपना नजरिया है और हर एक की बात में कुछ ना कुछ लॉजिक है। अगर लीडरशिप स्ट्रांग होती तो शायद आजादी जल्दी मिलती। रिवोल्ट फेल जरूर हुआ पर इसने ब्रिटिश को हिला दिया। ओके, तो अगर 1857 रिवोल्ट एक बॉलीवुड मूवी होती तो उसका नाम क्या होता? बाजीराव सिपाही, आजादी की पहली जंग। तो अब आते हैं हम सिग्निफिकेंस पे। 1857 का गदर एक बदलाव का आगाज था या एक बेवजह बवाल? तो ये देखते हैं। तो सोचो, अगर आपके अपने ही घर में कोई बाहर से आए, आपके रूल बनाए, आपको दबाए और आप
और फिर बोले चुपचाप हमारी बात सुनो वरना नतीजे के जिम्मेदार तुम खुद होगे। क्या आप ये बर्दाश्त करोगे? बिल्कुल नहीं। बस ऐसी 1857 का गद्दर एक ऐसे वाल्कुनों की तरह फटा जो बहुत दिनों से उभर रहा था। तो चलो बिना बकवास के हम सिग्निफिकेंस को देखते हैं। पहली बात, एक टर्निंग पॉइंट था ये। इससे पहले ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी इंडिया को अपनी जागीर समझ रहे थे, मगर 1857 का गद्दर जो है उसने दिखाया कि इंडिया ने सिर्फ म्यूट नहीं रहने वाले हैं, अगर दबाओगे तो जवाब मिलेगा। इसके बाद ब्रिटिश क्राउन ने कंपनी का जो कुचुम्बर है वो निकाल दिया और डायरेक्ट गवर्नेंस अपने हाथ में ले ली। मतलब कंपनी का रूल खत्म और क्वीन विक्टोरिया की डायरेक्ट हुकूमत शुरू। भारतीयों को पता चला हम एक साथ लड़ सकते हैं। पहली बार हिंदू, मुस्लिम, राजपूत, मराठा, जमींदार, किसान सबने मिलकर एक कॉमन एनिमी के खिलाफ लड़ाई लड़ी। जहां एक तरफ बहादुर शाह जफर सिंबल बने, वही रानी लक्ष्मीबाई, नाना साहब, तांतिया तोप जैसे जो फाइटर्स है उन्होंने ब्रिटिश आर्मी को हिलाकर रख दिया। सोचिए, एक क्लास में हर स्टूडेंट अलग अलग टीचर से परेशान है, मगर कोई एक स्टूडेंट भी नहीं चाहता कि वो मिलकर कंप्लेंट करे। फिर एक दिन एक बड़ा प्रोटेस्ट होता है और सबको समझ आता है अकेले हम कुछ नहीं, मगर मिलकर हम कुछ भी कर सकते हैं। बस 1857 ने इंडियंस को पहली बार यूनिटी का मजा चखाया। ब्रिटिश के रूलिंग स्टाइल का पूरा मतलब ओवरहॉल। गद्दर के बाद ब्रिटिश ने रियलाइज किया कि लोग सिर्फ डंडा मारने से नहीं समझेंगे, इनको डिवाइड करना पड़ेगा। और यहां से डिवाइड एंड रूल पॉलिसी का जन्म हुआ। पहले ब्रिटिश लोग खुद को रिफॉर्मर्स समझते थे, मगर अब उनको समझ आया कि इंडियन सोसाइटी के बीच दरारें डालनी ही उनके लिए असली रखवाली है। इसलिए हिंदू मुस्लिम को अलग करने, कास्ट सिस्टम को और मजबूती से बनाए रखने और नवाबों रजवाड़ों को अलग अलग ग्रुप्स में बांटने की नई पॉलिसी बनाई गई। अगर एक स्कूल का प्रिंसिपल चाहता है कि स्टूडेंट्स कभी यूनाइटेड ना हो, तो वो उनके बीच जो है राइवलरी क्रिएट करेगा, किसी को ज्यादा मार्क्स देकर, किसी को एक्स्ट्रा फेवर्स देकर, किसी को बिल्कुल इग्नोर करके। ब्रिटिश ने यही किया और इसका इम्पैक्ट आगे चलकर 1947 तक देखा गया। देशभक्ति की भावना को जन्म मिला। अगर हम देखें तो 1857 ने एक छुपा हुआ स्पार्क दिया जो आगे जाकर पूरा इंडिपेंडेंस मूवमेंट का फ्यूल बना। फिर 1905 में बंगाल पार्टीशन, 1919 में जलियांवाला बाग, 1942 में क्विट इंडिया मूवमेंट तक की स्पिरिट अलाइव रही। सावरकर ने इसे फर्स्ट वार ऑफ इंडिपेंडेंस कहा, नेहरू ने फ्यूडल अपराइजिंग, मार्क्स हिस्टोरियंस ने सोल्जर पीजेंट मूवमेंट। लेकिन एक बात पक्की थी कि इंडियंस ने पहली बार ब्रिटिश के खिलाफ एक बड़ा स्टैंड लिया। पहले जब क्रिकेट मैच होता था तो इंडियंस अलग अलग जो है खेमे में डिवाइड होते थे, मगर जब वर्ल्ड कप आया तो सब एक साथ भारत भारत चिल्लाने लगे। 1857 भी एक ऐसे ही वर्ल्ड कप की तरह था जिसमें इंडियंस ने पहली बार ब्रिटिश के अगेंस्ट एक टीम बनाने की सोची। क्या सीखने को मिला? ब्रिटिश ने इससे क्या सीखा? 1857 के बाद ब्रिटिश समझ गए कि भाई साहब ये इंडियंस थोड़ा अनप्रेडिक्टेबल है, कभी कभी भड़क सकते हैं, इसलिए उन्होंने आर्मी रिस्ट्रक्चर की, हिंदुस्तानी सिपाहियों की जो संख्या है वो कम की और ब्रिटिश सोल्जर्स ज्यादा लाए। इंडियन लीडर्स को करप्शन और पॉलिटिक्स से बिजी रखा और कम्युनल डिसहार्मनी को और डीप किया। एक रेवोल्यूशन था जो अधूरा रह गया। मगर क्या रिवोल्ट 1857 एक पूरा सक्सेसफुल रेवोल्यूशन था? नहीं। क्या उसने ब्रिटिश को तुरंत हिला दिया? नहीं। मगर क्या उसने एक चिंगारी लगाई? बेशक। इसलिए इंडिपेंडेंस मूवमेंट का फाउंडेशन रखा, ब्रिटिश को सोचने पर मजबूर किया। इंडियन यूनिटी का पहला बड़ा दिखावा था और ये एक रीजन था जो आगे चलकर 1919, 1930, 1940 के मूवमेंट इसको जन्म देता है। सोचिए, अगर एक टीचर स्टूडेंट उसको अनफेयरली ट्रीट करे तो शुरू में 2-4 स्टूडेंट्स कंप्लेन करते हैं, मगर जब एक दिन पूरा क्लास प्रोटेस्ट करता है तो प्रिंसिपल को नोटिस लेना पड़ता है। 1857 भी एक पहली कंप्लेंट थी जो धीरे धीरे आजादी की जंग जो है उसको बढ़ा रही थी। कंक्लूजन में हम क्या कह सकते हैं? हम आखिर में यही बात कह सकते हैं कि 1857 के गदर ने एक जो है सीढ़ी दिखाई कि अगर इंडियंस चाहे तो ब्रिटिश को हिलाया जा सकता है। ये एक फेल्ड रेवोल्यूशन था, मगर एक ऐसे माइंडसेट का जन्म दिया इसने जो फिर कभी नहीं मिट सका। एवरी रेवोल्यूशन वाज फाइट
a thought in one man's mind. तो दोस्तों 1857 एक वार्निंग बेल थी, एक लर्निंग थी, एक ऐसे प्रोसेस का आगाज था जो आगे जाकर देश को आजाद कराने वाला था। तो अभी आजादी की दास्तान बहुत लंबी है, अभी तो शुरुआत है, आगे आगे देखो होता है क्या। बाकी आज के लेक्चर में इतना ही। कहीं भी आपको कोई डाउट रहा हो आप पूछ सकते हो। थैंक्स, गुड लक।